बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, तमाम स्टूडेंट चेक कर लें कि उनको वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है, आवाज़ ओके है। अगर किसी किस्म का कोई इशू है तभी आप बता सकते हैं। जिनको आवाज़ ना आ रही हो, जिनको वाइट बोर्ड का इशू हो, तो अभी आप बता सकते हैं। क्लास की हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और क्लास ख़त्म होने के बाद क्लास के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जाएंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर की जाएगी। अच्छा जी, आज हमारी जनाब पहली क्लास है और पहली क्लास हमने तमाम स्टूडेंट के लिए फ्री की हुई है। और आज की क्लास के अंदर जो है हम आपको मैथ के सवाल कराएंगे, कुछ इंग्लिश ग्रामर कराएंगे और आपको एक जनरल नॉलेज का टॉपिक करवाएंगे। तमाम लोग वॉल्यूम म्यूट रखें। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो अपना वॉल्यूम अनम्यूट करके आप सवाल जो है पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, सबसे पहले जनाब हम मैथ के 2-3 सवाल करेंगे। सॉरी, मैथ के तकरीबन हम, क्योंकि आपको पता है कि मैथ के पेपर भी सवाल आएंगे और इसी तरह जिस तरह जनरल एबिलिटी के सवाल है वो आएंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है और इस थोड़े से टाइम के अंदर हमने बहुत कुछ करना है। और अगर आप लोग हमारे टेस्ट के साथ, जो टेस्ट का डाटा आपको शेयर किया जाएगा, उस डाटे को अच्छी तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका नाम जो है शॉर्ट लिस्टिंग में होगा और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। यही नॉलेज आपको काम देगा आपके इंटरव्यू में। और आप लोगों ने इनको बिल्कुल सीरियस होकर और अच्छी तरह तैयारी करेंगे ताकि आप जो है आने वाले इंटरव्यू में या अपना टेस्ट के अंदर आप क्वालिफाई कर सकें। किसी बंदे को आवाज़ का कोई इशू हो तो अभी आप बता सकते हैं ताकि मैं अपनी क्लास को जो है बाकायदा तौर पे स्टार्ट करूं। चलें जी, सबसे पहले जनाब हम करेंगे इंग्लिश, सॉरी, मैथ का सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 + 2 - 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तकसीम 2 ब्रैकेट क्लोज और 2 ब्रैकेट ब्रैकेट बंद। इस सवाल को आपने हल करना है जनाब। ठीक है, देखिए जी, ये मैथ का जो रूल है उस रूल के मुताबिक आपने चलना है। मैथ के रूल के मुताबिक यहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे BDMAS, बी डमास। बी का मतलब है जनाब, सबसे पहले आप ब्रैकेट खत्म करें, फिर जनाब डिवीजन का मतलब होता है तकसीम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लेक्शन यानी ज़रब, ए का मतलब एडिशन होता है यानी जमा, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक या माइनस। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट खत्म की जाएगी। यानी मैथ के रूल के मुताबिक सबसे पहले हम ब्रैकेट खत्म करेंगे। ब्रैकेट खत्म करने के लिए हम देखेंगे हमारे सामने 2 + 2 - 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तकसीम, इसके बाद ये खत्म होगा। तो ये जनाब इसके साथ कोई अलामत ना हो ब्रैकेट, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ब्रैकेट खत्म हो गई, अब तकसीम का अमल, इसका मतलब अब ये वाला हल होगा 2 + 2 - 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखें हमारे सामने 2 तकसीम 4 है हमारे पास। ठीक है, 2 तकसीम 4 करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई जवाब क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 आ जाएगा। अब हमारे पास मल्टीप्लेक्शन, तो हम इसको हल करेंगे 2 + 2 माइनस, अब इसको हल करेंगे। अगर 2.5 को आप मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे, जवाब 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम किसका करेंगे? जमा करेंगे। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 - 4 - 1, तो जवाब कितना आ जाएगा? जवाब हमारे पास जनाब 3 आ जाएगा। तो ये जनाब सवाल था पहला जवाब। अगर किसी बंदे को जहाँ समझ ना आई हो अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप वॉल्यूम अनम्यूट करें और अनम्यूट करने के बाद आप जो है सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं जनाब। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर, आप लेफ्ट करके ना दोबारा ज्वाइन कर लो, लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें, आपको सही नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। जी जी, आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करेंगे, आपका वीडियो का मसला हल हो जाएगा।
देखें आप वीडियो सही हुई है? जी जनाब, आप चेक करें वीडियो बिल्कुल ठीक हुई है? हाँ जी, वीडियो बिल्कुल ठीक हुई है अब? चलें ठीक हो गया, वॉल्यूम म्यूट रखें जनाब तमाम लोग। वीडियो अब बेहतर हो गई है। और ये एक्चुअली नेटवर्क का इशू होता है, कोई बात नहीं, किसी के पास नेट का मसला हो सकता है। अच्छा जी, दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? दूसरा सवाल ये है कि जनाब लाइक दैट, आपको मैं सीरीज़ का सवाल लिखवाता हूँ, ठीक है? सीरीज़ में क्या होगा? लाइक दैट जनाब 2, 4, 8, 16, 32, आगे क्या आएगा? इससे ये जनाब साफ ज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि ये पिछला फिगर जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 जवाब आ जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जनाब 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? वो कहता है जनाब x मल्टीप्लाइड है, बल्कि x को सोल्व करना है। x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x माइनस 20। ठीक, इसके अंदर क्या है कि x की कीमत मालूम करें। x की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? x को एक साइड पे रख देंगे, x ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू, ये हमारे पास जनाब माइनस का 20 है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा 20। ये तो माइनस का है, इधर ये प्लस का, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखें माइनस का 4x बच जाएगा और ये माइनस का 40 हो जाएगा। माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा। ये देखें -4 को दोनों साइड पे आप डिवाइड कर दें तो -4 माइनस से खत्म, बाकी x बच गया। माइनस माइनस से खत्म, 4 करेंगे तो 10 जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की किसी बंदे को समझ ना आई हो, आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आई हो, अभी आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी जी जी, क्वेश्चन नंबर 3 है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x माइनस 20। अब देखें जो हमारे पास x की वैल्यू है तो हम x वालों को साइड पे रखेंगे, जो x के बगैर होंगे अददी सार उनको अलग करेंगे। x यहाँ पे x आ जाएगा, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब जगह चेंज होती है ना तो फिर क्या हो जाता है? अलामतें चेंज हो जाती हैं। ये देखें यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, लेकिन ये ऑलरेडी ही माइनस का है, तो लिहाजा हमारे पास ये प्लस का x है, ये माइनस का 4x है, तो माइनस का 5x है, तो बाकी माइनस का 4x बच जाएगा। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो जवाब क्या आ जाएगा? -40। तो -4 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, x की कीमत 10 आ जाएगी। एक बात याद रखें कि माइनस अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो जवाब प्लस आता है, प्लस मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ जवाब माइनस आता है, माइनस मल्टीप्लाई हो जमा के साथ जवाब माइनस आता है, प्लस ज़रब खाए माइनस प्लस के साथ जवाब प्लस आता है। तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन रखनी है और ये चीज़ भी आप नोट डाउन रखनी है। तो ये चीज़ें आपको पेपर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा काम देंगी, यानी आपके पेपर के अंदर जो आप देंगे उसके अंदर ये काम देंगी। जी जनाब, आखिरी सवाल में मैथ करा रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन। जी समझ आ गई है? कोई प्रॉब्लम है एनीवन? इस सवाल की समझ आ गई जो मैंने 3 सवाल करवा दिया आप लोगों को? अच्छा जी, आखिरी सवाल है जनाब, 10% complete a job in 20 days। वो कहते हैं जनाब के 10 बंदे हैं, एक काम को ख़त्म कर देते हैं 20 दिन के अंदर। ठीक है, तो जवाब क्या देना है? इफ नंबर ऑफ डेज इंक्रीज 30, then how many
हाउ मैनी पर्सन रिक्वायर्ड। सवाल जनाब ये है कि आपने पहले नंबर पे सवाल की जो नोयत है या कंसेप्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बंदा सवाल को समझ के पढ़ेगा ना वो उसको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास रेशो और प्रोपोर्शन का सवाल है। इस सवाल के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं जनाब आपको मिसाल देता हूँ, हमने ये वाली एक शॉप बनानी है, एक दुकान बनानी है या एक कमरा बनाना है। वो कहते हैं इस कमरे को 10 बंदे 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। 10/20 यानी 10 बंदे 20 दिन में ख़त्म कर देते हैं। वो कहना ये चाहता है कि इफ़ नंबर ऑफ डेज इंक्रीज, यानी कि नंबर ऑफ डेज जो है यहाँ पर सवाली निशान लगा दें, नंबर ऑफ डेज 30 कर दें, तो जनाब ये दुकान जो है, दुकान बनाने के लिए कितने बंदे चाहिए। एनीवन कैन टेल मी अबाउट कि आप अपना घर बनवा रहे हैं, आपके घर को कंप्लीट करते हैं 10 बंदे 20 दिन में। अगर मैं कहता हूँ हमारे पास वक्त ज़्यादा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बताएं बंदे आपको ज़्यादा चाहिए होंगे या कम चाहिए होंगे। एनीवन जिसको कंसेप्ट की समझ आई वो बताएं। कम चाहिए होंगे, हाँ जी, वेरी गुड। तो आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ लिखना है जनाब पर्सन और यहाँ पे लिखते हैं डेज, ठीक है। वो कहते हैं कि 10 बंदे हैं तो काम को ख़त्म करते हैं 20 दिन में। बंदे दिन बढ़ा दें तो बंदे कितने चाहिए, एक्स। ये हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है। हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे पास ये एक्स है ना, तो हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और x/10 लिख देंगे। जो भी सवाल आपके पास आएगा ना, तो आपने एज डिफ़ॉल्ट करना है x/10 कर देना है, x/10 कर देना है। क्वेश्चन सवाली निशान इस साइड पे लगा दें, बराबर का निशान। आपके पास जहाँ मर्जी सवाल है, जहाँ पे 10 x का जो मतलब आर होगा, जो x निकालना होगा, x को ऊपर रखना है और जो वैल्यू उसके अगेंस्ट दी होगी वो आपने नीचे रखनी है, ठीक है। ये आपने हर सवाल में ऐसे करना है। अब आपने ये देखना है कि जनाब ये जो सवाल है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है कि जनाब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। आपको मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मिसाल इस तरह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप दो दोस्त हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, आप दोनों जो भी काम करते हैं ना मिलकर करते हैं, इकट्ठे ही करते हैं। लाइक दैट, खाना खाना तो इकट्ठे खाना है, कॉलेज जाना तो इकट्ठे जाना है, खेल खेलना तो इकट्ठे खेलना है, घर जाना तो इकट्ठे जाना है, हॉस्टल जाना तो इकट्ठे जाना है, क्लास में जाना, यानी आपका जो भी काम है इकट्ठा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक चीज़ कम हो रही है एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़े, तो लिहाजा इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीपी का मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो हम तीर का निशान इस तरह लगाते हैं ऊपर। एक होता है जनाब इनवर्स प्रोपोर्शन, आईपी। इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं और इसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इसको आप लोगों ने कैसे करना है, अगर आप सोते हैं तो आपका दोस्त 35 पढ़ रहा है, आप खेलते हैं आपका दोस्त जनाब सो रहा है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपका दोस्त हॉस्टल जा रहा है। यानी यहाँ उलट होगा, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम होगी, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, यहाँ काम उलट है। देखें यहाँ पर, देखें जी दिन हमारे 20 से 30 हुए हैं, क्या बंदे अब कम हो जाएंगे ज़्यादा, इधर तो एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो इधर कम हो रही है, इसका मतलब है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम तीर का निशान इस तरह लगाते हैं। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जनाब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो लिहाजा ये प्रोपोर्शन कौन जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बल्कि यहाँ लगाना है, इनडायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए याद रखिएगा तीर का निशान जिस साइड से शुरू होता है वो वैल्यू ऊपर आती है। तीर का निशान यहाँ से शुरू होता है ना, तो 20/30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल था जनाब। अब यहाँ पे देखें कि x/10 इज इक्वल टू 20/30। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। आप 10 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 10 के अंदर x इज इक्वल टू, ये सिफर ऐसे खत्म हो गई, ये जनाब 20/3 जवाब, 3 डिवाइड करेंगे तो ये जनाब 6.67 जवाब आ जाएगा। स्क्रीन शॉट लें, जिसको सही समझ नजर आ रहा है ना, स्क्रीन शॉट लें। ले लिया, ठीक हो गया। नहीं देखो ना, ये वैल्यू मैंने खुद लिखी है अपनी तरफ से,
आप मुझे एक बात का जवाब दें, जब यहाँ पे बंदे दिन बढ़ा दिए तो बंदे काम नहीं हो जाएंगे? तो बंदे यहाँ काम नहीं हो गए, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये था इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में तीर का निशान नीचे आएगा, तो लिहाजा जिस साइड पे तीर का निशान शुरू होगा ना वो ऊपर आएगी। अगर मैं आपकी बात को मानता हूँ कि मैं लिख देता हूँ जनाब 30/20 ज़रब 10, ये सिफर से ख़त्म, 2 एकम 2, 15, ये तो 15 हो गए, फिर तो 15 गलत नहीं हो गया? समझ आ गई बात की नहीं है? यहाँ देखें ना, आपने पहले सवाल को ये समझना है कि हमारे घर को बनाने के लिए 10 बंदे 20 दिन लगे हैं। अगर हम चाहते हैं यार हमारे पास तो काफ़ी टाइम मौजूद है, तो हम कहते हैं ये काम अब आपने 30 दिन में ख़त्म करना है। तो 30 दिन में ख़त्म करने के लिए सेम काम को बंदे कम चाहिए या ज़्यादा? बंदे कम चाहिए जनाब। हाँ अलबत्ता हम दिन कम कर देते हैं, तो इसका मतलब रफ्तार को बढ़ाना है तो बंदे ज़्यादा करेंगे, तो लिहाजा हमारे पास 6.7 जवाब दुरुस्त आ जाएगा। वो एक्चुअली वैल्यू मैंने खुद लिखी है ना, इसलिए वो मतलब पॉइंट में आ रही है। कोई सवाल वाली होती तो वो पूरी एग्जैक्ट आती जी। नहीं नहीं, पॉइंट तो मैंने, या देखो ना, मैं पॉइंट तो मैंने खुद लिखा है ना, ये वैल्यू मैंने खुद पुट की है। मैं अगर पूरी पूरी बनाता या किसी किताब से नकल करता तो फिर तो पूरी पूरी जाएगी। असल बात कंसेप्ट की है, अगर आपने कंसेप्ट से पढ़ना है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी आगे देखें, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, अब अक्सर आपने सुना होगा जनाब, एक्टिव वाइज भी होते हैं, पैसिव वाइज भी होते हैं, ठीक है। एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के अंदर क्या होता है, हम उसको जस्ट सिंपल वाइज कहते हैं। वाइज के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक्टिव भी होते हैं, पैसिव भी होते हैं। और हमारे पास जो ज़माने हैं, यानी टेंसेज हैं, उनकी 3 हालतें हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज। टेंसेज कहते हैं ज़माने। नंबर वन है हमारे पास प्रेजेंट, नंबर 2 पे हमारे पास पास्ट, नंबर 3 पे हमारे पास फ्यूचर। अब इनकी सब टाइप्स कौन कौन सी हैं? सब टाइप्स के अंदर आप देखें तो हमारे पास एक आ जाता है इंडेफिनेट, यार वाली म्यूट कर दें, इंडेफिनेट टेंस। दूसरा हमारे पास आ जाता है जनाब कंटिन्यूस टेंस। मियाँ अल्लाह के बंदे वाली म्यूट कर दें, क्योंकि जिस बंदे का वाली मान होता है उसके आवाज़ आती है बाहर। कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, और इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने क्या है कि जनाब, अगर ये हमारे पास जनाब इनकी टाइप हो गई। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये टोटल इनकी 4 सब टाइप्स हैं, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 टेंस बन जाते हैं। इनके पैसिव, एक्टिवाइज और पैसिवाइज। एक्टिवाइज को हम टेंस कहते हैं जो हम सीखते हैं आम अल्फाज में, और इसका हम पैसिवाइज बनाएंगे। सिंपल सी बात। सबसे पहले हम देख लीजिए, आप लोग जितने लोगों ने भी इंटेलिजेंस ऑपरेटर पे अप्लाई किया है, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन MA भी होगी, BA भी होगी कम अज़ कम, और उनको ये टेंस वगैरह आते हैं अच्छी तरह से। बट मैं थोड़ा सा रिवाइज करता जाऊँगा। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है प्रेजेंट। आज प्रेजेंट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट का ये इंडेफिनेट पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू में बैठे होंगे ना, वो आपसे कोई भी टेंस पूछ सकता है। हाँ जी मैं स्कूल जाता हूँ, बनाया जी इसका। अब आपको फॉर्म पता होगा कि जनाब जाता है कि होगा टेंस के अंदर आखिर में क्या लगता है, तो कौन सा टेंस है, वहाँ फॉर्म कौन सी लगती है, तो ये आपको टेंस याद करने पड़ेंगे। इंटरव्यू आपका इसी चीज़ का होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू में क्या निशान है, फिक्रे के आखिर में क्या होगा? फिक्रे के आखिर में, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है
ती है ते हूं। मसलन अली स्कूल जाता है, अली स्कूल जाता है। सलमा खाना खाती है, तुम क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो। अब देखें, ताहा ती है, ते है, आ गया। तो ये ते हूँ, खेलते हूँ, खेलते हो या खेलते हूँ, तो ये यानी ता ती आ गया, ओके हो गया। अब देखें बनाने का तरीका क्या किया है, आपने इसके फार्मूले लिखने हैं। हमारे पास हम एक्टिव वाइज का फार्मूला भी लिखेंगे, पैसिव वाइज का फार्मूला लिखेंगे। अली क्रिकेट खेलता है, ये एक्टिव वाइज है, ए बी का मतलब है एक्टिव वाइज। सलमा खाना खाती है, एक्टिव वाइज। तुम क्रिकेट खेलते हो, एक्टिव वाइज। हम इसका बनाएंगे पैसिव वाइज। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्टिव वाइज का फार्मूला। एक्टिव वाइज का फार्मूला क्या होगा, ACTIV, एक्टिव वाइज। सिंपल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, एक्टिव वाइज। एक्टिव वाइज फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो बंदा होता है जो काम करने वाला होता है। अच्छा जी, ओ से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। वर्ब क्या होती है, वर्ब कहते हैं एक्शन को, काम को कहते हैं। अली कौन है, अली काम करने वाला, तो अली सब्जेक्ट है, ठीक है। अली कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, स्कूल के ऊपर, स्कूल जो है उसके पास ऑब्जेक्ट है। जाना एक्शन है, यानी जो भी काम हो रहा है, रनिंग हरकत हो रही है, जाना है, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, पहली लगनी है। अली स्कूल जाता है, तो जवाब क्या हो जाएगा, अली goes to school। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई वैध नाम आ जाए तो हम पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। जी हम मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले पढ़ते आ रहे हैं, ठीक हो गया। ऐसी चीज, अच्छा सलमा का भी बना लेते हैं। सलमा खाना खाती है, सलमा का क्या बनेगा, SALMA, सलमा। पहली फॉर्म होती है ईट, सलमा ईट्स मील, मील भी लिखते हैं या फूड लिखते हैं। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम ज्यादा लोगों की बात है। यू, खेलने के लिए क्या होती है, प्ले, यू प्ले क्रिकेट। यहां पर प्लेड या प्लेज क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर ये जमा है तो प्लेज नहीं आएगा, और इधर फॉर्म की पहली बार की फॉर्म है, पहली प्ले फॉर्म, यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब देखें, ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूवेबल ना हो उसका पैसिव वाइज नहीं बनता। स्कूल, अली स्कूल जाता है, स्कूल अली से जाया जाता है, ये पैसिव वाइज होता है। तो स्कूल हरकत करके अली की तरफ आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा एसेट जो इमूवेबल हो, इमूवेबल मीन जो हरकत ना कर सकता हो, तो वो जनाब आप जो है उसका नहीं बना सकते। अली कराची जाता है, कराची अली के पास आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो डेट इज इमूवेबल। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल थिंग जो है कैन नॉट बी मूव, सो उसका पैसिव वाइज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो पहले का तो पॉसिबल नहीं है। सलमा ईट्स मील, सलमा खाना खाती है, खाना सलमा से खाया जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उलट हो जाता है, फिर यहाँ पे ये मतलब बन सकता है। अब देखिए हमारे पास एक्टिव वाइज का फार्मूला हमने लिख दिया, अब हम लिखते हैं पैसिव वाइज का फार्मूला। जहाँ पे लिखें PV, PASSIV पैसिव, VOICE पैसिव, ये जनाब है PV। PV का फार्मूला क्या बनेगा, PV का फार्मूला बनेगा जनाब ऑब्जेक्ट प्लस, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अच्छा जी, यहां पे कुछ मैं नोट लिख रहा हूं, ये नोट आप कर लें। नोट में क्या लिख रहा हूं, नंबर 1, हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। नंबर 2, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में तब्दील होंगे। मतलब कैसे, ये ऑब्जेक्ट, ये देखें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इधर चला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा।
और ये किसके लिए होता है भला? ये पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस के लिए आपने ये लाजमी याद रखना है। अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला आ गया, पहले का नहीं बन सकता, जो चीज़ मूव नहीं हो सकती उसका तो बन नहीं सकता। लिहाजा सलमा ईट्स मील, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है मील। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पहले टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, ये होता है जनाब, मैं यहां पे लिख देता हूं, इज, एम, आर। मील के साथ इज लगेगा, मील सिंगल है। मील इज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है। मील इज ईटन बाई सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट सलमा है, बाई सलमा। ठीक हो गया। दूसरा है यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट यहां पे आ जाएंगे, क्रिकेट इज प्लेड, तीसरी फॉर्म प्लेड होती है, प्लेड बाय यू। जी जनाब, किसी बंदे को प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज की समझ नहीं है तो बता दें, एनीवन, किसी भी जगह पे आपको समझ नहीं आए, एनीवन, किसी बंदे को, किसी स्टूडेंट को अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की समझ नहीं है तो बता दें, एनीवन। क्लियर? जी जी। ही, कैसे कैसे कैसे? ही इज, नहीं समझा नहीं, ही इज गॉन, ना 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 ना, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक उर्दू में कहते हैं एक फेल मुतद्दी और एक कहते हैं गैर मुतद्दी, यानी ऐसी चीज़ जिसका ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो। जिसका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा उसका पैसिवाइज नहीं बनेगा, पैसिवाइज बनाने नहीं बनेगा। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है वो इसका पैसिवाइज पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जनाब हमारे पास लाइक दैट, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखाता हूँ, वो दौड़ता है, दौड़ता है क्या के लिए बनेगी? ही रन्स। अब बताएं जनाब इसका पैसिवाइज कैसे बन सकता है? इसका ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। इधर हम लिख सकते हैं जनाब रन की तीसरी फॉर्म रन होती है, बाई हिम आ जाएगा, लेकिन इधर ऑब्जेक्ट क्या लिखें? सब्जेक्ट में क्या लिखें? कुछ नहीं। लिहाजा इसको कहते हैं जनाब जिसका ऑब्जेक्ट मौजूद ना उसका नहीं बना सकते आप। ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट लें, इसका स्क्रीन शॉट लें, ले लिए? स्क्रीन शॉट ले लिए? अच्छा जी, ये मुझे सेंड कर दें ताकि मैं क्लास के बाद में सेंड करूँ। अच्छा जनाब, आज मतलब ये ग्रामर का एक टेंस काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी क्लास, अच्छा मैं क्लासेस जितनी भी है हमारे पास, ये जो मैंने तहसीलदार का ग्रुप पढ़ाया या इसमें एजुकेटर को पढ़ाया, मेरे पास में सारी रिकॉर्डिंग में पड़ी हुई है। उसका मैं आपको दे दूंगा कि रिकॉर्डिंग तमाम स्टूडेंट को जो मेरे पास रजिस्टर्ड होंगे, तो आप लोगों ने रोज़ाना, मैं आपको लेक्चर सुबह के टाइम शेयर किया करूँगा, आपने सारा दिन उनको तैयार करना होगा, अगले दिन उसका टेस्ट होगा। जो भी मैं डाटा आपसे शेयर करूँगा, सुबह के टाइम शेयर किया करूँगा या रात के टाइम शेयर किया करूँगा, अगले दिन उसका टेस्ट हुआ करेगा। अगर आप सिंसियर होकर पढ़ेंगे ना, मैं ये समझता हूँ कि आपका नाम ज़रूर आ जाएगा और आपको अच्छी खासी समझ आएगी। आप कहेंगे कि सर, बल्कि मैं आपको बात बताऊँ, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी मौजूद हैं। अभी मेरे पास एक मेरे स्टूडेंट है लाहौर में, एक थाना है पता नहीं इचरा है क्या नाम है उसका, वो SHO है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर है, वो अभी पढ़ता है इंटेलिजेंस कस्टम, सॉरी वो क्या नाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो लिहाजा नौकरी होने के बावजूद भी लोग पढ़ रहे हैं, और एक वो एग्जांपल नहीं है बल्कि बहुत सी एग्जांपल है मेरे पास मौजूद है। खैर आगे जनाब, आज हम एक टॉपिक छोटा सा पढ़ेंगे। अच्छा, हमारी पास जो जूम की ऐप है मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो 40 मिनट बाद लेक्चर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बट अगर लेक्चर ख़त्म होता है 40 मिनट बाद, अभी 5-7 मिनट पड़े हैं, तो आपने फ़ौरन उसी लिंक के ऊपर दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। अच्छा जी, मैं जनाब एक टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, SAARC, सार। सार क्या है? सार किस चीज़ का मुखफ़िफ है? क्योंकि ये साउथ एशिया जो है ना, साउथ एशिया, ये साउथ एशिया की साइड पे जो पूरा एशिया है ना, उस एशिया के जनाब साउथ साइड में है। बट मैं आपको एक बात बता दूं,
जो हमारी ज़मीन की डायरेक्शन है वो कैसे है, आपने जनाब इस तरह प्लस का निशान लगाना है, ठीक है, लग गया। इधर आप देखते हैं जनाब नॉर्थ, इधर लिखते हैं साउथ, इधर लिखते हैं वेस्ट, इधर लिखते हैं ईस्ट। ये ज़मीन की डायरेक्शन है। इधर देखें जी हमारे पास इधर लगा दिया साइन, ये ज़मीन इस तरह जनाब गोल है, ठीक है। हमारे पास इस जगह पे एक कॉन्टिनेंट मौजूद है, टोटल दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट है। एक कॉन्टिनेंट यहाँ मौजूद है, एक कॉन्टिनेंट यहाँ मौजूद है, एक कॉन्टिनेंट यहाँ मौजूद है, एक कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे मौजूद है, एक कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, ये दरमियान में जनाब आपस में ये मिले हुए नहीं, ये अलग अलग है, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे मौजूद है, एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे मौजूद है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है जनाब, इसका मतलब है SA साउथ अमेरिका, इसका मतलब है नॉर्थ अमेरिका। ये हमारे पास है जनाब यूरोप, EUROP। ये हमारे पास है AF अफ्रीका, ये हमारे पास है AS एशिया, ये हमारे पास है AUS ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे पास है अंटार्कटिका, ठीक है। अब देखिए आपको समझ आ गई होगी दुनिया की। ये जो एशिया है ना, एशिया का देखिए ये साउथ है, ये साउथ साइड, इस साइड, इस साउथ साइड पे तकरीबन 10 मुल्क हैं और 10 मुल्कों पर ये बनी हुई है सार्क, ठीक है। क्या बनी हुई है, सार्क बनी हुई है। सार्क का मतलब क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अच्छा, ये जनाब जो साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन है ये कब बनी है, इसको लिखें यहां फाउंडेड, ठीक है। ये जनाब जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं उसको रिप्रेजेंट करती है, और साउथ एशिया के जितने भी मुल्क हैं इसके अंदर आ जाते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करती है। और इसके अंदर जनाब याद रखिएगा कि टोटल जो 8 मुल्क हैं उनको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, और उनके ऊपर हमने देखना है कि जनाब हमारे पास जो पाकिस्तान कहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान के साथ कौन से और मुल्क मौजूद हैं, ठीक हो गया। तो लिहाजा हमारे पास इसको हमने पूरी डिटेल से समझने की कोशिश करनी है ताकि हमें जो है अच्छी तरह से समझ आती, क्योंकि इसके अंदर जो भी सवाल आते रहते हैं या ये जो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब होती हैं इसके अंदर क्या होता है कि वो जनाब छोटे छोटे सवाल पूछता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका बाकायदा आगाज़ जब जनाब अपना बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ, मशरकी पाकिस्तान जिसे कहते हैं, उसके मुजीबुर रहमान होते, शेख मुजीबुर रहमान ने 1976 में इसका आगाज़ किया, और वो काफ़ी सारी उसने मीटिंगें की और बड़ी मुश्किल से जाके जनाब सार्क कंट्री के ऊपर जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई। और इसका बाकायदा तौर पे याद रखिएगा फाउंडर बांग्लादेश बनता है, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान प्लस श्रीलंका, फिर सारे मिल जाते हैं जनाब। ये जनाब फाउंड होती है दिसंबर 8, 1985। बांग्लादेश का जो दारुल हुकूमत है ना उसको कहते हैं ढाका। तो ये ढाका किसका दारुल हुकूमत है, बांग्लादेश। बांग्लादेश वो मुल्क है जो पाकिस्तान का हिस्सा होता था, 1971 में पाकिस्तान की बदकिस्मती की वजह से ये अलग हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये तो फाउंड हो गया, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। HQ का मतलब है हेड क्वार्टर या दारुल खिलाफा, वो है जनाब नेपाल का मुल्क है। नेपाल का दारुल हुकूमत है काठमांडू, KATHEMANDU, काठमांडू। ये काठमांडू जनाब दारुल हुकूमत है। क्लास अगर ख़त्म होती है तो आप लोग उन्हें फ़ौरन ज्वाइन करेंगे उसी लिंक पर दोबारा, ठीक है, ताकि हम इस लेक्चर को कंप्लीट करें और आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। अब देखें कि आपको सार्क कंट्री को कैसे याद रखना है, इनका नक्शा कैसे याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, पहला पाकिस्तान। ये हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ये हमारे पास कश्मीर का इलाका है, ये हमारे पास जनाब पंजाब है, ये हमारे पास सिंध है, ये हमारे पास बलूचिस्तान है,
ये हमारे पास केपी की है। पाकिस्तान के ये वाली जो साइड है ना, ये है जनाब ईरान। पाकिस्तान के बिल्कुल मगरब साइड पे है अफगानिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के इस साइड पे ये एक मुल्क मौजूद है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं इंडिया। यहाँ पे एक मुल्क मौजूद है जिसको हम कहते हैं नेपाल। नेपाल के बिल्कुल साथ यहाँ पे एक मुल्क मौजूद है जिसको हम कहते हैं भूटान। यहाँ पे मुल्क मौजूद है जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश। यहाँ पे एक कंट्री मौजूद है आइलैंड की सूरत में, जिसको हम कहते हैं श्रीलंका। LANK, श्रीलंका। इंडिया के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक छोटा सा मुल्क है, दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम कंट्री, ठीक है। दुनिया का तो नहीं, मुस्लिम की बात करें, इसको हम कहते हैं मालदीव। MALDIVES, मालदीव। ठीक हो गया जनाब। देखें जी, हमारे पास इस कंट्री कितने हैं, इसके टोटल मेंबर कितने हैं? इसके मेंबर हैं टोटल 8। कैसे याद रखना है? कोड इनका जनाब बड़ा दिलचस्प है, MBPS PAIN, पेन। डॉक्टर के पास आप कब जाते हैं? जब आपको दर्द होता है, पेन होती है। MBPS पेन इसका कोड है कंट्री को याद रखने का। M से देखें, M से बन जाएगा जनाब ये मालदीव, B से बन जाएगा ये बांग्लादेश, इस B से भूटान, S से बन जाएगा ये श्रीलंका, P से ये पाकिस्तान, A से ये अफगानिस्तान, I से ये इंडिया और N से ये नेपाल। यहाँ पे ये बनती है ऑर्गेनाइजेशन, इसका दारुल यहाँ पर है। इस साइड पे देखें कौन सी चीज़ है? इस साइड पे जनाब अरेबियन सी है, यानी समंदर है। ईरान इसका